मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे तो मैंने आपको जूम क्लास में कविता उत्साह जो कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी हुई है का भावार्थ स्पष्ट कर दिया था, परंतु फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जूम क्लास अटेंड नहीं की है, इसलिए मैं ये एक ऑडियो विजुअल भी बनाकर ताकि किसी का भी नुकसान ना हो भेज रही हूँ। उत्साह, उत्साह शब्द का अर्थ हमें पहले समझ लेना चाहिए। उत्साह से तात्पर्य होता है जोश, गर्मजोशी। और हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये बड़ा ही फेवरेट पसंदीदा विषय है बादल, क्योंकि क्लास 10th में ही नहीं, ये 12th में भी इनकी एक कविता बादलों से संबंधित आती है। और ऐसा कहा जाता है, जितना मैंने साहित्य में पढ़ा है, कि इन्होंने बहुसंख्य कविताएं प्रकृति और बादलों पर लिखी है, इसीलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है। तो छात्रों देखते हैं कविता। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धार धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादल गरजो अर्थात कवि निराला जी के अनुसार उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादलों को कवि संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम अपनी भयावह गर्जना के साथ गरजो और इस चराचर जगत में व्याप्त सकल मनुष्यों, सकल यानी सभी मनुष्यों के मन में नई चेतना भर दो, अर्थात उत्साह भर दो। स्टूडेंट्स, जैसा आजकल का हमारा मौसम है, इस मौसम में हम गर्मी से तड़प रहे होते हैं, उमस भरा मौसम होता है, व्याकुलता होती है, मन में बेचैनी रहती है, तो ऐसे में अनायास ही मुख से निकल जाता है कि हे भगवान बारिश कर दो, थोड़ी ठंडक का अनुभव होगा। तो ठीक ऐसे ही, परंतु दूसरी तरफ समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं के लिए, नवीन क्रांति के लिए कवि ने यहाँ संबोधन किया है। विशेष रूप से आप दो बातें इसमें लिख लें। हमारी प्रस्तुत कविता में दृश्य और श्रव्य बिंब विद्यमान है। कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ भाषा है, समास प्रधान शैली है और यह कविता संबोधनात्मक शैली में लिखी गई है। कहीं कहीं प्रश्न शैली भी हमें दिखाई देती है और बादलों का मानवीकरण किया गया है। ये सभी बातें आपकी इस कविता में विशेष रूप से आती हैं, जो परीक्षाओं में आपको लिखनी होती हैं। घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर अर्थात खूब घिर घिर कर आओ, घोर यानी भयानक बादल बन बन के, और धाराधर कहते हैं बादलों को। शब्दार्थ भी आप लिखते जाइएगा छात्रों। ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, जैसे किसी बालक के बाल होते हैं ना, घुंघराले घुंघराले, कई बार देखा कितने सुंदर सुंदर बादल, कई बार हम फोटो भी ले लेते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, बालक की तरह, विचारों की तरह, जैसे मन में कोई विचार आता है बादलों को देख करके, अच्छा ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बच्चे के बाल हों, घुंघराले बाल हों, सुंदर से। विद्युत छवि उर्मे, अब यहाँ बादलों की भयानकता का वर्णन किया गया है। जब वो घनघोर गर्जना करते हैं, बिजली चमकती है, उर यानी हृदय में, तो लोगों के हृदय में भय उत्पन्न होता है। और साथ ही कवि नवजीवन वाले यानी बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है कि जब वो वर्षा करते हैं तो इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों को नवजीवन प्रदान करते हैं। एक सेंटेंस है, बहुत छोटा सा वाक्य है, जल ही जीवन है। तो यहाँ ये वाक्य सार्थक होता है।
वज्र छिपा। छात्रों, आई थिंक मैंने बताया होगा कि वज्र एक ऐसा अस्त्र है जो हमारे महान ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था और देवताओं ने उसका प्रयोग असुरों को मारने के लिए किया था। उसी तरह यहाँ बादलों को, क्योंकि नवीन नई क्रांति इस संसार में विप्लव विध्वंस करने के लिए, क्योंकि अव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार, अन्य बहुत सारी खामियां बुराइयां हैं जिनको दूर करने के लिए कवि ने बादलों के रूप में या बादलों को प्रतीक रूप में यहाँ लेकर संबोधन किया है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, यानी तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर देने वाले हो। हे बादलों गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। बादलों गरजो, घनघोर वर्षा करो। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा भावार्थ। आगे चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल यानी व्याकुल, व्याकुल। उन्मन, अनमना सा मन, उदासीनता भरी हुई, जैसा आजकल का मौसम छात्रों मैंने आपको बताया है। विश्व के निदाघ के सकल जन, इस संसार के, विश्व के सभी जन, सकल सभी जन गर्मी से त्रस्त थे, तप रहे थे, जल रहे थे। ऐसे उदासीनता भरे वातावरण में न जाने कौन अज्ञात दिशा से बहुत अधिक, अनंत, जिनका कोई अंत ना हो, अज्ञात दिशा से बादल आए। तप्त धरा, और इस तपती हुई धरती को उन्होंने जल से शीतल कर दिया। बादल गरजो। कवि के अनुसार गर्मी से परेशान मनुष्य जब उदासीन थे, अनमने से मन हो रहे थे, उनके हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की उन्हें। कवि के अनुसार बादल इतने, मतलब कवि जो बादलों को संबोधित कर रहे हैं, तो उनके अनुसार हे बादलों इतने बरसो, इतने गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से पूरे विश्व को, इस विश्व के प्रत्येक जन को, जिनके मन आज उदासीन हैं, अनमने से हो रहे हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, उन सब को शीतलता मिले, अर्थात वे शीतलता का अनुभव करें। ऐसे ही वातावरण में न जाने कौन अज्ञात दिशा से इस तपती हुई धरा को अनंत बादलों ने आकर बरसकर शीतलता प्रदान की। और अंत में मैं एक ही वाक्य कहूँगी कि हे बादलों खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि इस संसार में या देश में पीड़ित जन, अर्थात सामान्य जन को सुख का अनुभव हो और कुछ परिवर्तन का, अर्थात सुधार का आभास हो, शांति का अनुभव हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। दूसरी कविता हमारी है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की। प्रस्तुत कविता में फागुन के महीने का, यानी मार्च का जो महीना होता है, होली के आसपास के वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अटने का अर्थ यहाँ समाने से तात्पर्य है कि फागुन का सौंदर्य, फागुन की आभा, फागुन का चमक इतनी सुंदर है कि वह
तन और मन में समाई नहीं जा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहीं सांस लेते हो, ऐसे वसंत ऋतु के फागुन के महीने में धरा पर, जब हमारी धरा नए नए रंग बिरंगे फूलों से, कोमल पत्तों से सराबोर हो जाती है, अपने यौवन को प्राप्त कर लेती है, तो ऐसे समय में उसका सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ऐसे मौसम में, ऐसे सुंदर वातावरण में, महकते हुए वातावरण में यदि मनुष्य कहीं भी खड़े होकर सांस लेता है तो वह उसका ये शरीर रूपी घर सुगंध से सुवासित हो जाता है, सौंदर्य से सराबोर हो जाता है, अर्थात भर जाता है। और मन में उन्माद उत्पन्न होता है, खुमारी का अनुभव होता है कि ऐसा लगता है मानो हम भी पक्षियों की भांति स्वच्छंद होकर सुख का अनुभव करते हुए पर फैलाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ये कवि ने अपना अनुभव लिखा है कि जब मैं ऐसे असीम सौंदर्य से, जब धरती वसंत ऋतु अपने यौवन काल को प्राप्त कर लेती है, तो ऐसे सौंदर्य से यदि मैं आंख हटाना चाहता हूँ तो वह हटा नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। ऐसे वसंत ऋतु के फागुन के महीने में इतना असीम सौंदर्य प्रकृति धारण कर लेती है कि जिधर भी निगाहें घुमाओ, जो डाल होती हैं, वृक्षों की डालियां होती हैं, वो हरे हरे कोमल पत्तों से लदी होती हैं, और कहीं रंग बिरंगे फूल। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, लाल पत्तों से, लाल फूलों से, पीले फूलों से, रंग बिरंगे अनेक तरह, प्रकृति का सौंदर्य असीम होता है। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और कहीं निगाहें घुमाने पर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सौंदर्य की माला, सुवासित कर देने वाली माला प्रकृति ने अपने हृदय पर धारण कर रखी है। और का मैंने पहली कविता में भी अर्थ बताया था, हृदय मंद गंध पुष्पमाल। इसको बच्चों आप बार बार यदि पढ़कर देखेंगे तो इसमें ऐसा अनुभव होता है बार बार पढ़ने में कि जैसे तबले की थाप पर हम ये पंक्ति पढ़ रहे हों, मंद गंध पुष्पमाल। कोई थाप दे रहा है और ये पंक्ति हम पढ़ रहे हैं। पाट पाट यानी जगह जगह शोभाश्री, सौंदर्य पट नहीं रही है। यह सौंदर्य इतना अनुपम है, अद्वितीय है, अनोखा है कि यह प्रकृति का सौंदर्य हमारे तन और मन में समाया नहीं जा रहा है, क्योंकि पूरी प्रकृति जगह जगह नवीना का, यौवना का, नव यौवना का रूप धारण कर असीम सौंदर्य को प्राप्त कर चुकी है। इसमें से भी आप देख लीजिएगा कि इसमें घर घर पर पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पाठ पाठ यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार आप निकाल ही लेंगे इसमें से, और शब्दार्थ मैंने बता दिया है। विशेष आप लिखेंगे मंद गंध पुष्पमाल में तबले की थाप का अनुभव होता है, और विशेष रूप से प्रस्तुत कविता की भाषा सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जबकि इससे पहले कविता में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कविता में भी दृश्य और श्रव्य बिंब विद्यमान है। छात्रों, इनका अर्थ मैं स्पष्ट कर देती हूँ। दृश्य इसलिए कि हम इस कविता को पढ़कर प्रकृति के उस अविस्मरणीय रूप को अपने दिल और दिमाग में पढ़ते समय धारण कर लेते हैं, अर्थात वो हमारे मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है, इसलिए दृश्य बिंब विद्यमान है। और श्रव्य इसलिए कि आप मेरी वॉइस को सुन रहे हैं।
Thank you, students.